हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर इम्पोर्टेंट वीडियो ऑफ कैची केमिस्ट्री। इस वीडियो में हम लोग नीट यूजी 2020 का केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। पिछला जो वीडियो था, पहला वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में मैंने नीट यूजी 2021 का केमिस्ट्री का पूरा पेपर सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम लोग नीट यूजी 2020 का केमिस्ट्री पेपर हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे। तो एक एक करके ये क्वेश्चन देखो। चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे नए नए वीडियोस चैनल में आता ही रहता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन होगा, यहाँ पर बोला गया है कि आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल विच डज नॉट एग्जिस्ट। तो इस तरीके का क्वेश्चन कहाँ पर से किया गया है? ये एक्चुअली केमिकल बॉन्ड से किया गया है। केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर होता है, केमिकल बॉन्डिंग, उसमें से ये क्वेश्चन किया गया है। और ये एक्चुअली एमओटी का क्वेश्चन है, मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का क्वेश्चन होगा। तो इसमें से हम लोगों को क्या निकालना पड़ेगा? यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? बॉन्ड ऑर्डर, जिसको हम लोग बोल सकते कि BO। ये बॉन्ड ऑर्डर BO निकालना पड़ेगा, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर एक्चुअली 0 आ जाता है वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करता। तो यहाँ पर हमें सिर्फ ये निकालना होगा किसका बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। अब देखो HE2 जो होता है यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर 2 ऐसे नीचे होगा। He2 जो होता है, He2 एक्चुअली क्या होता है? इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम देखने जाओ, इसमें हीलियम प्लस हीलियम ऐसा कुछ होता है। तो यहाँ पर हीलियम का एक एटॉमिक नंबर होता है 2 और इसका भी होता है 2, तो 2 + 2 = 4 होगा। तो मतलब इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स रहेगा। अब इसको फुलफिल कैसे करेंगे? सिग्मा 1s जानते ही होगे, इसका फुलफिल का ऑर्डर कैसे होगा। यहाँ पर सिग्मा 1s 2 होगा, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 1s, इसके बाद पास भी 2 होगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, क्वेश्चन जो होगा यहाँ पर कैसे सॉल्व करोगे? बॉन्ड ऑर्डर को देख के, और बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या होगा? हाफ इनटू नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग, नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, मतलब NB - NA। ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग है और ये नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग है। अब बॉन्डिंग कौन कौन सा है? जिसके ऊपर स्टार लगा नहीं है। और एंटी बॉन्डिंग कौन कौन सा है? जिसके ऊपर ऐसा स्टार लगा है। ये जो स्टार वाला पोर्शन लगाया है यहाँ पर, ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, और जहां पर स्टार नहीं होगा वो जानते ही होगे ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है। मैं यहाँ पर कुछ भी बहुत डिटेल में नहीं यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सॉल्व का सेशन होगा, और नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो अगर ये हर एक टॉपिक आपको अगर डिटेल में समझना है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। तो यहाँ पर क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या निकलेगा? बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ इनटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। बॉन्डिंग यहाँ पर कितना है? 2 है, तो 2, माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, इसका कितना है? 2, तो 2। तो 2 - 2 मतलब 0, तो 0/2 मतलब 0। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर 0 आ रहा है। तो मतलब यहाँ पर He2 जो पहला ऑप्शन है वही एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन होगा, यही एग्जिस्ट नहीं करता। बाकी जो 3 होगा वो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि उसका बॉन्ड ऑर्डर तुम्हारा जो है वो 0 नहीं निकलेगा। तो इसीलिए वो क्या है? वो एग्जिस्ट एक्चुअली करता है। तो देखो यहाँ पर मैं दिखा भी देता हूँ कि ये 0 नहीं निकलेगा। तो कैसे नहीं निकलेगा? देखो यहाँ पर इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ। Li2 का कितना होगा? Li + Li। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या है? लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, तो उसका और एक लिथियम है तो 3, तो 3 + 3 मतलब 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स देना पड़ेगा। और यहाँ पर तो ऑर्डर क्या होगा? यहाँ पर होगा सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, फिर सिग्मा 2s इसमें 2, तो सिग्मा 1s में, सिग्मा स्टार 1s में 2 और सिग्मा 2s में 2। तो ऐसे अगर यहाँ पर से करेंगे, अगर 2 में 2 नंबर ऑर्बिटल में, जैसे यहाँ पर 2 नंबर ऑर्बिट है तो उसमें इलेक्ट्रॉन 2 नंबर शेल में घुस गया है, तो यहाँ पर जो इसको हम लोग KK- लिख देते हैं। KK- मतलब इनर मोस्ट हो जाता है, तो इसको नहीं पकड़ेंगे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही है, क्योंकि यहाँ पर 1s को और नहीं पकड़ा जाएगा। 2s में जब घुस जाएगा तो 1s को तुम नहीं पकड़ोगे। माइनस एंटी बॉन्डिंग तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर देख ही सकते हो, स्टार देके कुछ भी नहीं, क्योंकि 1s और 1s स्टार जो है उसको हमने KK- मान लिया है, क्योंकि वो इनर मोस्ट हो गया तो वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा बॉन्डिंग। 2/2 मतलब 1,
तो देखो इसका 0 नहीं निकल रहा है, मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। सिमिलरली C2 का एक कार्बन का 6 होता है, तो 6 + 6 होगा, इसका C2 है तो 12 निकलेगा। तो इसका ऑर्डर कैसे निकलेगा, सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s 2, सिग्मा स्टार 2s 2, फिर पाई 2px इसमें भी 2 और पाई 2py इसमें भी 2। तो यहाँ पर ऐसा कुछ निकलेगा। तो यहाँ पर देखो 2 4 6 8 10 और 12, यहाँ पर से 12 हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ पर तैयार हो चुका है। और यहाँ पर जो है ये के डैश हम लोग इसको मान लेते हैं। तो ये 1s और स्टार 1s वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग नहीं पकड़ेंगे। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकलेगा, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कितना है जो मैं रेड से मार्क कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो स्टार नहीं है तो ये है, और फिर उसके बाद ये वाला है और इसके बाद ये वाला है। तो 2 2 2 मतलब 6, माइनस यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग एक ही है 2, तो स्टार देके तो 6 - 2 मतलब 4/2 मतलब 2। तो इसका आंसर क्या निकलेगा, यहाँ पर 2 निकलेगा। तो ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। और O2 जो होता है, O2 एक्चुअली क्या होता है, हर एक O का 8 होता है, तो 8 + 8 मतलब क्या 16 होता है यहाँ। और 16 जब होता है, ये ग्रेटर देन 14 जब हो जाता है, तब जाके यहाँ पर हम लोग कैसे इलेक्ट्रॉन को फुलफिल करेंगे देख लेते हैं। तो यहाँ पर सिग्मा 1s 2, सिग्मा स्टार 1s 2, सिग्मा 2s में 2, सिग्मा स्टार 2s वो भी 2, यहाँ पर फिर पाई 2px और पाई 2px यहाँ पर नहीं आएगा पहले, क्योंकि जो देखो ऊपर वाला जो ये 3 था, इसका जो टोटल इलेक्ट्रॉन निकला था वो लेस देन 14 आ रहा था। तो लेस देन 14 इलेक्ट्रॉन्स के लिए ये वाला जो मैंने ऑर्डर बोला, जहां पर 2s के बाद ही 2px पाई 2px पाई 2py आ गया है, वो एक्चुअली होता है। पर ग्रेटर देन 14 के लिए, ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन जैसे कि ऑक्सीजन के लिए क्या होता है, यहाँ पर सिर्फ एक चेंज होता है, यहाँ पर सिग्मा 2pz ये पहले आ जाता है 2, फिर उसके बाद पाई आता है, पाई 2px 2, पाई 2py 2, उसके बाद पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py। तो यहाँ पर देखो पाई, यहाँ पर 1s और 1s स्टार जो होगा इसको तुम के डैश मान लेते हो, तो ये तो छोड़ दो यहाँ पर। तो सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2pz, यहाँ पर सिर्फ एक ही चेंज होगा, क्योंकि ग्रेटर देन 14 इलेक्ट्रॉन है तो सिग्मा 2pz पहले आ जाएगा, और लेस देन 14 में सिग्मा 2pz बाद में आता है। ये पाई 2px पाई 2py के बाद में आता है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पाई 2px फिर पाई 2py। अब पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में क्या होगा, पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py जो यहाँ पर होगा उसमें एक्चुअली यहाँ पर क्या होगा, उसमें एक्चुअली जो होगा एक और एक इलेक्ट्रॉन तुम दे दोगे। क्योंकि यहाँ पर देखो 16 इलेक्ट्रॉन टोटल था, और हमने यहाँ पर क्या कर दिया, 2 + 2 + 2 + 2 मतलब क्या 8 हो गया, और यहाँ पर 2 + 2 + 2 मतलब क्या 6 हो गया। तो 14 हमने ऑलरेडी फिल कर दिया है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स ही बचा है। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, पाई स्टार 2px पाई स्टार 2py का एनर्जी लेवल सेम होता है, या पाई 2px पाई 2py का एनर्जी लेवल सेम होता है। तो यहाँ पर इसीलिए क्या होगा, एक और एक इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ पर फुलफिल कर दोगे। तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर तुम निकालो, यहाँ पर मैं ऊपर निकाल रहा हूँ, हाफ इंटू नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन क्या है यहाँ पर 2, फिर उसके बाद यहाँ पर है 2, फिर उसके बाद है यहाँ पर 2 + 2, तो मतलब 8 माइनस यहाँ पर स्टार में ये एक 2 है, और फिर यहाँ पर 1 और 1 है मतलब 2 है। तो मतलब 8 यहाँ पर ये एक 2 है, और यहाँ पर 2 हाँ, तो यहाँ पर ये 2 है, और यहाँ पर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py, यहाँ पर पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में 1 और 1 है। तो 2 + 2 मतलब यहाँ पर 4 आ गया, तो 8 - 4 मतलब 2 आ गया यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। तो इसका भी बॉन्ड ऑर्डर 0 नहीं है, तो इसीलिए आंसर होगा क्या, हीलियम। नेक्स्ट 92 वाला जो क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। फाइंड आउट दी सॉल्युबिलिटी, ये सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का न्यूमेरिकल है जो आयनिक इक्विलिब्रियम में एक्चुअली आता है।
ऑफ NiOH होल 2। तो NiOH होल 2 को पहले हम लोग ऐसे डिसोसिएट कर लेते हैं। NiOH होल 2 को पहले ऐसे डिसोसिएट कर लेते हैं। तो Na2 प्लस यहाँ पर तैयार होगा, प्लस यहाँ पर तैयार होगा 2OH माइनस। तो यहाँ पर NiOH होल 2 का सॉल्युबिलिटी अगर S है, S मोल पर लीटर, ये मोलर कंसेंट्रेशन या सॉल्युबिलिटी है, तो Na2 प्लस को भी S मोल ही बोल सकते हो, पर इसको 2S मोल बोलोगे क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा हुआ है। तो ऐसे इसका हो गया। अब इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन क्या है, KSP इक्वल टू Na2 प्लस ऐसा होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, OH माइनस होगा और उसका एक स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर Na2 प्लस तो यहाँ पर S है, पर OH माइनस यहाँ पर 2S है। जब भी ऐसे तुम इसमें बिठा दोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आयनिक प्रोडक्ट जो दिया है, आयनिक प्रोडक्ट या सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये वाला पोर्शन दे दिया गया है। पर यहाँ पर बोला गया है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ NiOH होल 2 इन 0.1 मोलर NaOH। अब देखो NaOH अगर डिसोसिएट करेगा, NaOH अगर डिसोसिएट करेगा तो वो भी तो Na प्लस और OH माइनस, मतलब OH माइनस को कंट्रीब्यूट करेगा। तो मतलब NiOH होल 2 को NaOH में डालने पर उसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होता है इतना, तो उसका सॉल्युबिलिटी कितना है, मतलब ये इसको तुम्हें निकालना होगा। तो NaOH को Na प्लस और OH माइनस में तुम ऐसे तोड़ सकते हो। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 0.1 मोलर, तो 0.1 मोलर से 0.1 मोलर Na प्लस और 0.1 मोलर ही OH माइनस आएगा, क्योंकि 1 मोल Na प्लस और 1 मोल OH माइनस ही आ रहा है। तो यहाँ पर KSP जो होगा इसका वैल्यू दिया गया है 2 × 10⁻⁻15 इक्वल टू Na2 प्लस का होगा S इंटू OH माइनस का कितना होगा, यहाँ पर 2S है और यहाँ पर 0.1 भी तो OH आ रहा है, तो यहाँ पर 2S प्लस 0.1 ऐसा कुछ आ जाएगा इसका स्क्वायर। अब इसको तुम अगर सॉल्व करोगे, AS इंटू ये A प्लस B का स्क्वायर है, तो यहाँ पर 2S का होल स्क्वायर मतलब 4S स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर मतलब 0.01 प्लस 2 इंटू 2S इंटू 0.1 मतलब यहाँ पर 0.4S। तो इसको ऐसे तुम सॉल्व करोगे। अब यहाँ पर इसको अगर तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर क्या निकल जाएगा, 4S क्यूब प्लस 0.01S प्लस 0.4S स्क्वायर। अब देखो ये तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन आ चुका है। तो इसको तुम सॉल्व कैसे करोगे, सिंपल टेक्निक है, जो क्यूब वाला पार्ट है उसको तुम हटा दो, यहाँ पर क्यूब और स्क्वायर वाला हटा दो, जो हायर पावर होगा उसको तुम हटा दोगे, सिर्फ लोअर पावर को तुम रखोगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर फिर निकल जाएगा सिर्फ 2 × 10⁻⁻5 इक्वल टू 0.01S, नहीं तो कभी आंसर नहीं निकलेगा। तो ये हमेशा याद रखना, जब भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ऐसा कुछ आए जहाँ पर क्यूबिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कुछ आ जाए, तो यहाँ पर हायर पावर जो होगा इसको तुम हटा दोगे और सिर्फ सबसे लोएस्ट पावर जो होगा उसको ही तुम रखोगे। तो इसको हमने चुपचाप काट दिया और यहाँ पर सिर्फ इस पावर को ही हमने पकड़ लिया, यही इसका शॉर्ट ट्रिक है। तो S इक्वल टू सिंपली 2 × 10⁻⁻5 डिवाइडेड बाई 0.01। तो पॉइंट को उठा दोगे तो ऊपर एक 100 आ जाएगा, तो 10⁻⁻5 उसके साथ एक 100 आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर 2 × 10⁻⁻15 दिया गया है, सॉरी। हाँ, तो एक ऊपर 100 आ जाएगा, तो 2 × 10⁻13 इसका आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पर है 93। अब 93 में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसको तुम्हें निकालना पड़ेगा। यहाँ पर पहला जो स्टेटमेंट है, CO2 इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट फॉर आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड। CO2 जो होता है वो एक्चुअली रेफ्रिजरेंट के रूप में काम में नहीं आता है, यहाँ पर बोला गया है यूज होता है, पर ये नहीं यूज होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है, हमें सिर्फ सही स्टेटमेंट देना होगा। द स्ट्रक्चर ऑफ C60 कार्बन 60 फुलरिन कंटेन्स 12 6 कार्बन रिंग्स एंड 25 कार्बन रिंग्स। ये एक्चुअली उल्टा यहाँ पर लिखा गया है। एक्चुअली जो C60 है वो 26 कार्बन रिंग होगा, 26 कार्बन रिंग होगा, और 12 जो होगा वो 5 कार्बन रिंग होगा, 5 कार्बन रिंग। तो यहाँ पर उल्टा दिया गया है।
तो ये बी भी गलत हो गया। तो यहाँ पर बी भी गलत है और ए भी गलत है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। ये ऑप्शन भी गलत है क्योंकि यहाँ पर ए प्रेजेंट है, यहाँ पर भी बी प्रेजेंट है, तो ये भी गलत है, मतलब 4 करेक्ट है। तो ये दोनों करेक्ट है। तो इस टाइप का क्वेश्चन में तुम अगर आंसर को ऐसे एलिमिनेट कर दोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। हमने पहले ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ए और बी जो स्टेटमेंट है वो गलत है, तो इसीलिए दोनों सही है, क्योंकि बाकी ऑप्शन में सभी में ए और बी दिया गया है। CO इज कलरलेस एंड ओडरलेस, ये ठीक है। और ZSM5 ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, जियोलाइट होता है, ये कन्वर्ट करता है अल्कोहल्स इनटू गैसोलीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जियोलाइट एक होता है। तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिएक्शन, सुक्रोज प्लस H2, एरो देखे ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज। अच्छा, एक रिएक्शन दिया गया है, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc इज इतना एट 300 केल्विन, द वैल्यू ऑफ डेल जी आर एट द सेम टेम्परेचर। अब यहाँ पर एक सिंपल रिलेशन होता है, डेल जी आर यहाँ पर 0 लगा दो, तो इसका डेल जी को निकालने का मतलब गिब्स फ्री एनर्जी को निकालने का एक सिंपल टेक्निक होता है। और यहाँ पर देखो ln से ही सभी जगह पे दिया गया है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है -8t ln Kc, तो ये डेल जी का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर से सिंपली तुम लिख सकते हो -r मतलब 8.314, और ये जूल में एक्चुअली होगा, तो सभी जगह पे देखो 8.314 में जूल ही दिया गया है, पर दोनों जगह पे माइनस है, दोनों जगह पे प्लस है, तो प्लस को हटा दो, माइनस इंटू 300 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर 300 केल्विन ही दिया गया है, इंटू ln Kc मतलब 2 × 10⁻13। तो यहाँ पर कैलकुलेट करने का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ ये आंसर दे दिया गया है। तो देखो लास्ट वाला में 4 × 10⁻13 है, ये 2 × 10⁻13 है, तो 1 ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर कैलकुलेट करने का भी कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पर नहीं है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंपाउंड X। यहाँ पर जो X तैयार हुआ है उसको आइडेंटिफाई करना होगा। यहाँ पर टोलुइन है, मिथाइल बेंजीन, इसके ऊपर Cl2H पर कितना मोल यहाँ पर बोला नहीं गया है, H2O देने पर CHO बेंजाल्डिहाइड निकलता है। तो हम लोग एक चीज जानते हैं यहाँ पर कि अगर कुछ कोई भी जगह पे ये टोलुइन है, तो यहाँ पर से अगर तुमने Cl2 1 मोल दे दिया, ये अगर मैं यहाँ पर नहीं लिख के अच्छे से यहाँ पर लिख दूं, देखो यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं जो बोल रहा हूं यहाँ पर देख लो, ये सिंपल फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा। ये मिथाइल बेंजीन है, इससे हमने यहाँ पर ऐसे ड्रॉ किया जिसमें Cl2 दिया, पर ये 1 मोल दिया, मतलब 1 मोल Cl2 और H दिया। उसके बाद यहाँ पर ड्रॉ किया Cl2, ये 2 मोल्स दे दिया, फिर H दे दिया, और उसके बाद ऐसे दे दिया Cl2 3 मोल्स, और यहाँ पर H दे दिया। तो 1 मोल जब Cl2 तुम दोगे, उसके अंदर यहाँ पर CH2Cl तैयार होगा, मतलब एक H और एक Cl यहाँ से निकल जाएगा। 2 मोल जब दोगे वहां पर क्या हो जाएगा, 2 H और 2 Cl इसमें से निकल जाएगा, तो CHCl2 तैयार होगा। और 3 मोल जब दोगे तो सिंपली 3 HCl निकल जाएगा, तो यहाँ पर CCl3 तैयार होगा, ऐसे कुछ ऐसे। तो यहाँ पर ये बेंजाइल क्लोराइड, ये बेंजाइल क्लोराइड और ये बेंजोट्राइक्लोराइड 3 तैयार हुआ है। अब यहाँ पर सिंपली ऊपर वाला में H2O दे दोगे तो H और Cl यहाँ पर से फिर से निकल जाएगा, OH को रिप्लेस कर देगा, तो मतलब बेंजाइल अल्कोहल तैयार होगा 1 मोल देने पर। अगर 2 मोल दोगे, यहाँ पर 2 मोल्स अगर दोगे, तो इसमें H2O देने पर HCl 2 निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 H2O का रिक्वायरमेंट है, ये तुम्हें समझ लेना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड आ जाएगा कुछ इस तरीके का, मतलब CH और यहाँ पर OH और यहाँ पर OH, 2 तरीके का। फिर H2O तुमने यहाँ पर दे दिया, 3 H2O अगर दे दिया 3 HCl निकल जाएगा, तो यहाँ पर 3 ऐसे OH OH और OH निकल जाएगा। अब ऊपर वाला कंपाउंड तो आ चुका है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ऐसा 2 और 3 अगर OH पास पास में रहे तो उसमें रिपल्शन होकर H2O निकल जाता है।
तो ये H2O निकल जाएगा, इसमें बॉन्ड घूम के इधर, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ऊपर CHO बेंजाल्डिहाइड आ जाएगा और नीचे एक बेंजीन यहाँ पर ऐसे जुड़ा होगा। फिर यहाँ पर से तुम इसको भी H2O को निकाल दो ऐसे, तो यहाँ पर भी बॉन्ड घूम के कुछ इस तरीके से आ जाएगा, C डबल बॉन्ड OH मतलब COOH। तो यहाँ पर से एक CO आ जाएगा और यहाँ पर से एक OH आ जाएगा और नीचे एक बेंजीन ग्रुप जो है यहाँ पर बच जाएगा। तो हम लोगों ने ये जाना कि मिथाइल बेंजीन के ऊपर अगर 1 मोल Cl2 दिया और उसके साथ H2O दिया तो बेंजाइल अल्कोहल, 2 मोल Cl2 और H2O दिया तो यहाँ पर इंटरमीडिएट ये है, तो यहाँ पर से CHO तैयार हो जाएगा बेंजाल्डिहाइड, और 3 मोल देने पर क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर बेंजाल्डिहाइड तैयार हुआ है, इसीलिए हमें यहाँ पर इंटरमीडिएट जो होगा ये हमारा CHCl2 तैयार होगा, क्योंकि क्लोरीन तो नहीं होगा, ये तो 1 मोल देने पर होता है और ये 3 मोल देने पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच। उन्नील उनियम यहाँ पर मेंडेलिवियम दिया है, इसका IUPAC नोमेनक्लेचर दिया गया है यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में। जो ग्रेटर देन 100 होता है उसका एक रूल होता है, तो उसका IUPAC नोमेनक्लेचर दिया गया है और यहाँ पर उसका ऑफिशियल नेम भी दिया गया है। तो ऑफिशियल नेम से कौन सा मिसमैच है यहाँ पर हमें ये ढूंढना पड़ेगा। तो एक्चुअली ये D4 जो होगा ये एक्चुअली मिसमैच होगा। तो उन्नील उनियम ये एक्चुअली मेंडेलिवियम ही है, इसका एटॉमिक नंबर जो होता है 101 होता है, क्योंकि उन मतलब 1, नील मतलब 0, बाई मतलब 2, ट्राई मतलब 3, क्वाड मतलब यहाँ पर क्वाड का मतलब है 4, पेंट का मतलब है 5, हेक्स का मतलब क्या है 6, सेप्ट 7, ऑक्ट जो होगा वो 8 होगा, एन जो होगा वो 9 होगा। तो देखो 0 से 9 तक हमने यहाँ पर IUPAC के रूल वाइज ये सब नाम हमने देख लिया कि तो यहाँ पर क्या है, देखो उन है, नील है, उनियम है, इयम सबके लास्ट में ही कॉमन है। तो उन मतलब क्या 1, नील मतलब 0 और फिर उन मतलब 1। तो ये 101 इसका मेंडेलिवियमी नाम है, तो ये करेक्ट है। नेक्स्ट है उन्नील ट्राइयम लॉरेंसियम। लॉरेंसियम एक्चुअली 103 होता है, तो उन्नील ट्राइयम ही उसका नाम है, क्योंकि उन मतलब 1, नील मतलब 0 और ट्राई मतलब 3। तो ये ठीक है। नेक्स्ट होगा क्या उन्नील हेक्सियम मतलब 1, 0 और 6 और लास्ट है उन्नील उनियम। तो यहाँ पर उन उनियम एक्चुअली, तो उन मतलब 1, उन मतलब 1 और उन मतलब 1, तो 111 उसका नाम ये डैम्स्टरडियम ये नहीं है, उसका नाम एक्चुअली क्या है, इसका नाम है रॉन्टजेनियम। रॉन्टजेनियम। तो एक्चुअली ये वाला मिसमैच है, बाकी सभी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन, एन एलिमेंट, और ये एक्चुअली यहाँ पर जो डैम्स्टरडियम जो यहाँ पर बोला गया है ये एक्चुअली 110 जो होता है मतलब उन नीलियम, तो उसका नाम एक्चुअली होता है डैम्स्टरडियम। 111 रॉन्टजेनियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एलिमेंट हैज अ BCC स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन है, विद अ सेल एज मतलब A इक्वल टू हमें गिवन है 288 PM मतलब 288 पिकोमीटर दिया है। एटॉमिक रेडियस कितना होगा, तो हम लोग सभी जानते हैं कि यहाँ पर जो होगा रेडियस इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला है √3/4 इंटू A। तो रेडियस इक्वल टू √3/4A, ये क्या होता है फॉर BCC, ये हमारा फॉर्मूला होता है। FCC के लिए और सिंपल क्यूबिक के लिए अलग अलग होता है। तो यहाँ पर सिंपली √3/4 इंटू A मतलब 288, तो यहाँ पर आंसर A हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। बाकी सब में देखो √3/4 नहीं है, तो नॉर्मल चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ मॉलिक्यूल्स विल हैव जीरो डाइपोल मोमेंट, किसका जीरो डाइपोल मोमेंट यहाँ पर शो करेगा, ये केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन यहाँ पर है। तो केमिकल बॉन्डिंग का यहाँ पर क्वेश्चन है, तो केमिकल बॉन्डिंग में यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या कौन कौन सा होगा। एक्चुअली एमोनिया का डाइपोल मोमेंट कभी जीरो नहीं होता। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का होता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड का नहीं होता, तो ये भी आंसर नहीं होगा।
नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड और वाटर का तो यहाँ पर कभी डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं होता। तो 3 ऑप्शन में अगर एक एक कंपाउंड दिया है जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो 4 ऑप्शन में सभी का डाइपोल मोमेंट जीरो है। देख लेते हैं। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, तो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्चुअली क्या है, BF3 है, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पर क्लियरली देख ही सकते हो इसका डाइपोल मोमेंट क्यों जीरो होता है, क्योंकि ये B और F जो बॉन्ड होता है ये फ्लोरीन के ओर जाता है इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है बोरॉन के रेस्पेक्ट पे। और यहाँ पर जो होगा ये भी फ्लोरीन के रेस्पेक्ट पे जाएगा, ऊपर वाला भी फ्लोरीन के रेस्पेक्ट पे जाएगा। इन दोनों बॉन्ड का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये कुछ इस तरीके से काम करेगा, जो ऑपोजिट एंड इक्वल होगा ये ऊपर वाला BF के बॉन्ड के रेस्पेक्ट पे, इसीलिए इसका डाइपोल मोमेंट म्यू जीरो होता है। बेरिलियम डाइफ्लोराइड, बेरिलियम डाइफ्लोराइड या डाइक्लोराइड डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, क्योंकि ये फ्लोरीन का बॉन्ड, बेरिलियम और फ्लोरीन का बॉन्ड का जो डाइपोल मोमेंट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करने का तरीका है वो एक्चुअली फ्लोरीन के ओर जाएगा। तो ये वेक्टर फ्लोरीन के ओर पॉइंट करेगा और ये वेक्टर ये फ्लोरीन के ओर पॉइंट करेगा। तो ये दोनों ऑपोजिट एंड इक्वल है, अगेन इसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। बेरिलियम क्लोराइड का भी इसलिए ही जीरो होता है। नेक्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड भी लीनियर मॉलिक्यूल होता है, कुछ इस तरीके का दिखता है। कार्बन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के ओर ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इस तरफ मूव करेगा, तो इसका भी डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। नेक्स्ट क्या है यहाँ पर, 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन एक्चुअली कैसा दिखता है, ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है। 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन मतलब यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर क्लोरीन है, ये क्लोरीन के ओर कुछ जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये क्लोरीन के ओर इस तरफ का बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन है वो जाएगा। तो यहाँ पर डाइपोल मोमेंट अगेन क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर 4 होगा द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 99, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ऑन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का अगर इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करेंगे यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड, द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड एट एनोड। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में एक्चुअली क्या होता है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में कैथोड में जो होता है ये H2 गैस प्रोडक्शन होता है और एनोड में क्या होता है, हमने जाना है एनोड में जाना है यहाँ पर O2 गैस प्रोडक्शन होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन ये एकदम डायरेक्टली दिया गया है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस तैयार होगा, क्योंकि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में यहाँ पर H2O होता है और यहाँ पर अगर H2SO4 को तुम डिसोसिएट करो तो ये तो 2H प्लस SO4 2- में डिसोसिएट होगा, पर यहाँ पर पानी भी होता है क्योंकि डाइल्यूट होता है। तो यहाँ पर ये H प्लस OH माइनस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली ये H प्लस तो एक ही तरीके का कैटायन होगा सॉल्यूशन में, पर एनायन 2 तरीके का होता है। पर यहाँ पर जो होता है OH का एनोड में जाने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू SO2, इसीलिए SO2 नहीं जाता है, OH जाता है और 4 OH ऐसे मिलके ये O2 गैस को डेवलप करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस विल गिव। तो एसीटोन और मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो देख लेते हैं। यहाँ पर एसीटोन कुछ इस तरीके का दिखता है, CH3CO और उसके बाद CH3 और उसके साथ हमने क्या दिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मिथाइल दिया है, मैग्नीशियम दिया है, क्लोराइड दिया है। मिथाइल मतलब CH3, मैग्नीशियम मतलब Mg और क्लोराइड मतलब Cl। तो CH3 MgCl हमने यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एक इथाल लगता है, कुछ ड्राई इथाल लगता है एक्चुअली मीडियम में। तो यहाँ पर क्या होता है, ग्रिग्नार्ड से रिएक्शन करोगे तो मैंने पहले बहुत सारा वीडियो में बोला है कि Mgx वाला जो पोर्शन होता है ये प्लस में और CH3 वाला पोर्शन नेगेटिव में, और ये ऑक्सीजन का 2 बॉन्ड ऐसे टूटेगा क्योंकि ऑक्सीजन जो होता है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है एज कम्पेयर टू कार्बन, तो इसीलिए ऑक्सीजन नेगेटिव होता है और कार्बन पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर ऑपोजिट चार्ज को अगर तुम ऐड कर दोगे तो कार्बन प्लस है और CH3 माइनस है, इसीलिए CH3 यहाँ पर ऐड हो जाएगा। साइड में CH3 तो प्रेजेंट है और O माइनस है, MgCl प्लस है, तो O Mg और Cl ऐसा कुछ हो जाएगा। तो यहाँ पर से फिर से तुमने अगर इसमें हाइड्रोलिसिस कर दिया, ये जो बोला है फॉलोड बाई हाइड्रोलिसिस, मतलब H2O प्लस अगर तुमने दे दिया, ये OMG वाला पोर्शन एक्चुअली क्या होता है, MgOHCl करके निकल जाता है और ये नीचे वो पूरा OH में कन्वर्ट हो जाता है।
ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड होता है। तो सिंपली याद रखना, साइड प्रोडक्ट को लेके ऐसे सोचने का बहुत रिक्वायरमेंट नहीं है यहाँ पर। सिर्फ याद रखना कि OMgX जो होता है वो OH में कन्वर्ट होता है बाय हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ पर सिंपली तैयार क्या हो गया, यहाँ पर OH जो कार्बन के साथ यहाँ पर अटैच्ड है, वहां पर यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है, यहाँ पर एक ग्रुप है। अगर तीनों और ऐसे ग्रुप हो तो इसको 3 डिग्री बोला जाता है। 3 डिग्री मतलब टार्शियरी। तो टार्शियरी कहाँ पर है, यहाँ पर देखो टार्ट मतलब टार्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, यही इसका नाम है। तो ये एक्चुअली 3 डिग्री अल्कोहल प्रोडक्शन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following oxo acid of sulfur has OO linkage? तो यहाँ पर peroxide linkage ऐसे किसमें प्रेजेंट है? तो देखो सल्फ्यूरस एसिड H2SO3, इसका स्ट्रक्चर जो होगा कुछ इस तरीके का होता है। मैं यहाँ पर डायरेक्टली स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर दूंगा, अच्छे से देख लेना ये स्ट्रक्चर। तो कुछ इस तरीके का होता है। तो देख ही सकते हो यहाँ पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट नहीं है। H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये कुछ इस तरीके का दिखता है, ऊपर में ऐसे OH और साइड में डबल बॉन्ड में O। तो यहाँ पर देखो H2SO4, तो ये यहाँ पर भी ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज नहीं है। नेक्स्ट क्या है, H2S2O8, इसमें देखो यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं, H2S2O8 कुछ इस तरीके का दिखता है। सल्फर, यहाँ पर डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर OH, फिर बीच में एक्चुअली ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज, ये देखो आ गया, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, ऊपर में OH। तो देखो यहाँ पर हम देख ही सकते हैं कि यहाँ पर प्रेजेंट है ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज। तो H2S2O8 में ऑक्सीजन ऑक्सीजन लिंकेज प्रेजेंट है पार ऑक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ये तो 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और H2S2O7 इसमें प्रेजेंट नहीं होता क्योंकि H2S2O7 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है। यहाँ पर सल्फर ऑक्सीजन, नीचे डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन, फिर यहाँ पर एक ऑक्सीजन देके यहाँ पर ऐसे कुछ, और ऊपर में OH और यहाँ पर भी OH। तो देखो यहाँ पर जो होता है सिंगल SOS लिंकेज प्रेजेंट होता है, OO लिंकेज नहीं होता। तो आंसर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग, ये बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया था नीट 2020 में। नीट 2020 का पेपर एक्चुअली बहुत सिंपल आया था, इसलिए उसका कट ऑफ भी ज्यादा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग एमीन विल गिव द कार्बिलैमिन टेस्ट। कार्बिलैमिन टेस्ट क्या होता है, एक्चुअली कोई भी प्राइमरी एमीन, बहुत सारा वीडियो में मैंने बोला था, और ये कार्बिलैमिन टेस्ट एमीन का रिएक्शन है। बार बार ये क्वेश्चन आता है। इसके साथ क्लोरोफॉर्म और KOH देने पर तैयार क्या होता है, आइसोसाइनाइड डेवलप करता है RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2O। तो ये इसका बैलेंस्ड इक्वेशन होता है, जहां पर ये होता है 1 डिग्री एमीन। तो कोई भी 1 डिग्री एरोमेटिक या एलिफेटिक एमीन जो होता है वो एक्चुअली कार्बिल एमीन में इजीली पार्टिसिपेट करता है, मतलब NH2 कंटेनिंग कंपाउंड है। यहाँ पर हमने क्लियरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर ओनली NH2 कंटेनिंग कंपाउंड यही है। तो एनिलीन ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर से एनिलीन दोगे तो बेंजीन के ऊपर NC मतलब फिनाइल आइसोसाइनाइड आएगा। जहां पर NH होगा वो 2 डिग्री एमीन हो जाएगा, N होगा तो 3 डिग्री एमीन हो जाएगा। ये NH है, अगेन 2 डिग्री होगा। 2 डिग्री और 3 डिग्री जो होता है वो एक्चुअली पार्टिसिपेट नहीं करता है कभी भी, तो सिर्फ 1 डिग्री पार्टिसिपेट करता है, इसीलिए क्या हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन 1 हो जाएगा इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग चले आते हैं यहाँ पर, कैलकुलेट द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ Cr2+, मतलब इसका मैग्नेटिक मोमेंट हमें पूछा गया है। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है 25 मतलब इसका एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कुछ इस तरीके का होता है 3d5 क्योंकि क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होता है, क्रोमियम और कॉपर 4s2 3d4 नहीं होता, 4s से एक इलेक्ट्रॉन 3d में चला आता है हाफ फील्ड फुल फील्ड के रेस्पेक्ट पे, तो इसलिए हाफ फील्ड हो जाता है दोनों ही ऑर्बिटल और ज्यादा स्टेबल होता है। अब यहाँ पर पूछा गया है क्रोमियम 2+, क्रोमियम 2+ मतलब ये 4s वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा और यहाँ से एक चला जाएगा, तो मतलब आर्गन, फिर 3d4। अब 3d4 मतलब यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 और 4, तो देखो 4 ही इलेक्ट्रॉन जो होता है वो अनपेयर्ड होता है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n = 4। अब यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला क्या है, √n × n+2, मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n यहाँ पर, और ये इसका bm यूनिट होता है
2021 में भी ऐसा क्वेश्चन आया था, मैच आया था वहां से। तो 4 इंटू 4 प्लस 2 मतलब 6 आ जाएगा। तो 6 इंटू 4 मतलब √24 और √24 का आंसर होता है 4.90 BM। तो आंसर 2 हो जाएगा, इज द करेक्ट ऑप्शन। 104 The correct option for free expansion of ideal gas under adiabatic condition। adiabatic condition में जो हीट का एक्सचेंज होता है एकदम नहीं होता, तो इसलिए Q जो होता है वो 0 होता है, डेल्टा T भी 0 होता है और W भी 0 होता है, वर्क डन 0 होता है, क्योंकि यहाँ पर फ्री एक्सपेंशन बोला और फ्री एक्सपेंशन के लिए जो प्रेशर एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो 0 होता है और वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P EXT V2 माइनस V1। तो यहाँ पर P EXT एक्चुअली प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर ही 0 हो जाता है, तो वर्क डन भी 0 हो जाता है। तो वर्क डन 0 और Q 0। तो देखो बाकी जगह पे वर्क डन 0 और Q 0 है ही नहीं, तो इसीलिए T 1 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन का क्वेश्चन है। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट KF यहाँ पर बोला गया है 5.12। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलैलिटी दिया गया है डायरेक्टली, तो KF यहाँ पर गिवन है 5.12। मोलैलिटी यहाँ पर गिवन है, मतलब स्मॉल m 0.078 मोलर गिवन है। कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन इज, तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट बोला गया है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन मतलब डेल्टा TF ये हमें पूछा है। तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा TF सिंपल फॉर्मूला होता है KF इंटू M होता है, क्योंकि यहाँ पर नॉन इलेक्ट्रोलाइट बोला गया है, तो यहाँ पर इंटू I मतलब वेंट ऑफ फैक्टर 1 आ जाएगा, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए ऑलवेज वेंट ऑफ फैक्टर जो होता है वो एक्चुअली क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो 5.12 इंटू 0.078, तो सिंपल कैलकुलेशन है। इसको अगर तुम कैलकुलेट कर लोगे तो 0.40, क्योंकि यहाँ पर 2 डेसिमल प्लेसेस ऑफ दी बोला गया है, तो 2 डेसिमल प्लेस मतलब यहाँ पर 0.40 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ फैराडे रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टेन CaCl2। तो ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कैल्शियम 2+, जब तुम मोल्टेन को इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन लेके कैल्शियम तैयार करता है। तो यहाँ पर से हम लोग बोल सकते कि 1 मोल Ca2+ एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन्स को लेता है। अब 1 मोल मतलब उसका एटॉमिक मास जो दिया गया है वही 1 मोल है, क्योंकि देखो ग्राम पर मोल दिया गया है, 1 मोल मतलब उसका एटॉमिक मास होता है तो 40 ग्राम। तो हम लोग ऐसे कुछ बोल सकते कि 40 ग्राम Ca2+, ये अगर Ca में कन्वर्ट होगा तो इसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो यहाँ पर सिंपली पूछा गया है कितना? यहाँ पर सिंपली पूछा गया है 20 ग्राम एल्यूमिनियम। यूनिटरी मेथड में डाल दो, यहाँ पर 20 ग्राम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स इतना इंटू 20 डिवाइडेड बाई 40, तो यहाँ से ये कट गया, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा और 2 से 2 कट गया मतलब 1 आ जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, और 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। यहाँ पर क्या पूछा है? नंबर ऑफ फैराडे। 1 इलेक्ट्रॉन होता है 1 फैराडे के इक्वल, तो 1 फैराडे आंसर हो जाएगा करेक्ट। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो 2 फैराडे। तो हमने यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन जो है ये जानना पड़ेगा, क्योंकि CaCl2 का इक्वेशन बहुत सिंपल चीज है। तो Ca2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो देके Ca, तो 1 मोल Ca2+ से 1 मोल Ca+ में कन्वर्ट करने के लिए हमें 2 इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है। तो 1 मोल मतलब 40 ग्राम, जो एटॉमिक मास होता है वही 1 मोल होता है। तो 20 ग्राम के लिए सिंपल यूनिटरी मेथड में हमने निकाला कि 1 इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है उसका। तो 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 1 फैराडे, अगर जितना इलेक्ट्रॉन निकलेगा उतना ही फैराडे तुम्हारा निकल जाएगा। द रिएक्शन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसीटोफेनॉल, ये बेंजाल्डिहाइड और ये एक्चुअली एसीटोफेनॉल, इसको क्या बोला जाता है? यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है रिएक्शन नहीं पूछा है, इसको सिर्फ क्या बोला जाता है यही एक्चुअली पूछा है। तो बेंजाल्डिहाइड जो होता है और एसीटोफेनॉल जो होता है, यहाँ पर क्या होता है? ये डाइल्यूट एनोइज जब भी बोला गया है मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। अब देखो 2 एल्डोल में अगर दोनों के पास में यहाँ पर एक में अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अल्फा वाला कार्बन है, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का जो एडजेसेंट कार्बन होता है वो अल्फा होता है, अल्फा में हाइड्रोजन प्रेजेंट है और एक में हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये तो डाइल्यूट है मतलब 100% एल्डोल ही होगा, क्योंकि कैनिजारों में
डाइल्यूट नहीं लगता, यहाँ पर कॉन्सेंट्रेटेड NaOH लगता है। तो कैनिजारो तो यहाँ पर से हमने हटा दिया, सिर्फ एल्डोल बचा और क्रॉस्ड एल्डोल बचा। यहाँ पर क्रॉस्ड का मतलब क्या है? क्रॉस मतलब मिक्स्ड। तो कोई अगर रिएक्शन को नहीं भी समझ पाए, रिएजेंट से ही ये पता लगा सकता है मिक्स्ड। तो अब यहाँ पर देखो कि दो, यहाँ पर एक एल्डिहाइड, यहाँ पर एक कीटोन दिया गया है, दोनों तो डिफरेंट चीज है, मतलब मिक्स्ड ही हुआ। एल्डोल अगर सिंपल लिखा हुआ होगा तो दो जो रिएक्टेंट होगा वो सेम लिया जाएगा। तो यहाँ पर एल्डोल नहीं होगा, क्रॉस्ड एल्डोल हो जाएगा। कंपाउंड क्या तैयार होगा? पहले यहाँ पर OH अटैक करेगा और यहाँ पर कार्बन जो है ये जुड़ जाएगा। तो हमने यहाँ पर नीचे OH बना दिया, ऊपर में H बना दिया, फिर यहाँ पर CH करके यहाँ पर से H को निकाल दिया और फिर CO। ये होता है क्रॉस्ड एल्डोल, जहां पर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है और एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अगर ऐसा कुछ सिचुएशन रहा, दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन है पर डिफरेंट है दोनों, तब जाके 4 प्रोडक्ट यहाँ पर बनता है, पर वो यहाँ पर नहीं पूछा गया है। ये हो गया। क्रॉस्ड एल्डोल का वीडियो मेरे चैनल पे है, जाके देख सकते हो, डिटेल में है मेरे चैनल। पूरा एल्डोल का मैंने सीरीज बना रखा है। CO, यहाँ पर CO और ये बेंजीन। तो ये एक्चुअली कंपाउंड जो है वो डेवलप कर जाता है बाय मींस ऑफ क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन बिटवीन बेंजाल्डिहाइड एंड एसिडोफेन। यहाँ पर से पानी निकल के ये बॉन्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए ऑटोमेटिकली रिपल्शन के रेस्पेक्ट पे पानी जो है निकल जाता है। नेक्स्ट होता है क्या? 108 पेपर क्रोमेटोग्राफी इज एन एग्जांपल ऑफ एड्सॉर्प्शन, पार्टीशन, थिन लेयर और कलम क्रोमेटोग्राफी। तो पेपर क्रोमेटोग्राफी एक्चुअली टाइप ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है। ये एनसीईआरटी से डायरेक्टली पूछ लिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें वाटर जो है वो ट्रैप करके रखा जाता है। यहाँ पर जो होता है वाटर क्या करता है? एक्चुअली स्टेशनरी फेज के रूप में काम आता है, स्टेशनरी फेज के रूप में यहाँ पर काम आता है। तो इसीलिए ये दो फेज तैयार करता है, इसीलिए यहाँ इसको पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इंक्रीज in the concentration of the reactant of a reaction leads to change in, मतलब कोई भी अगर रिएक्शन होगा जिसके साथ हमने रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन जो है उसको इंक्रीज कर दिया, तो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन इंक्रीज करने पर क्या इंक्रीज हो जाएगा? एक्टिवेशन एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी एक्चुअली क्या होता है? कोलिजन फ्रीक्वेंसी होता है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, reactant molecules per unit volume। तो सिंपली तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स अगर कंसेंट्रेशन इंक्रीज कर दोगे तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो जाएगा, तो इसका कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाएगा। थ्रेशोल्ड एनर्जी, हीट ऑफ रिएक्शन और एक्टिवेशन एनर्जी के साथ रिएक्टेंट कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का कोई भी इक्वेशन नहीं है, इसलिए 4 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा गया है? मिक्सचर ऑफ N2 एंड AR, मतलब हमारे पास N2 है प्लस यहाँ पर AR है। सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम N2, 7 ग्राम N2 है और 8 ग्राम AR है, तो 8 ग्राम इसका मास दिया गया है। इफ द टोटल प्रेशर ऑफ द मिक्सचर ऑफ द गैस सिलेंडर इज 27 बार, तो P टोटल यहाँ पर दिया गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर का क्वेश्चन है। P टोटल यहाँ पर दिया गया है 27 बार टोटल प्रेशर, तो द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2। तो सिंपली हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर कोई भी चीज का इक्वल टू टोटल प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन, मतलब 1 से N2, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2। अब मोल फ्रैक्शन ऑफ N2 निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोल नंबर निकालना पड़ेगा। तो मोल नंबर ऑफ N2 N1 अगर पकड़ लेते हैं तो यहाँ पर 7 ग्राम दिया गया है, डिवाइडेड बाई उसका मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट कितना दिया गया है? एक का 14 यहाँ पर दे दिया गया है, तो 14 इंटू 2 मतलब 28। तो यहाँ पर से अगर इसको तुम सॉल्व करोगे 1/4 आ जाएगा। फिर N1 क्या निकलेगा? N1 निकलेगा 8 ग्राम आर्गन दिया है और आर्गन होता है 40, तो यहाँ पर दिया गया है, तो 1/5 इसका आंसर निकल जाएगा। तो यहाँ पर XN2 क्या निकलेगा? XN2 कोई भी जगह पे किसी का मोल नंबर निकालने पर उसका खुद का मोल नंबर मतलब डिवाइडेड बाय टोटल मोल नंबर। तो यहाँ पर देख ही सकते हो N1 जो है ये N2 का मोल नंबर है और N2 जो है ये एक्चुअली
Ar का मोल नंबर है, तो N1 मतलब नाइट्रोजन का टोटल मोल नंबर डिवाइडेड बाई टोटल नाइट्रोजन और आर्गन का मोल नंबर, तो 1/4 डिवाइडेड बाई इसका खुद का मोल नंबर 1/4 प्लस 1/5, ये आपका ऐसे कुछ सॉल्व होगा। कैसे मोल नंबर, मोल फ्रैक्शन निकालते हो, मोलारिटी कैसे निकालते हो, नॉर्मलिटी कैसे निकालते हो, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हो, उसके साथ रिलेशन सभी का क्या है, ये सभी जो वीडियो है मेरे चैनल पे अवेलेबल है, तो चाहो तो वो देख सकते हो। अगर किसी को भी डाउट हो तो वो सब वीडियो देखोगे तो पूरा डाउट जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो ये आंसर आ जाएगा कुछ 5/9। तो यहाँ पर टोटल प्रेशर यहाँ पर दिया गया है, तो पार्शियल प्रेशर निकालने को बोला है, टोटल प्रेशर 27 इंटू मोल फ्रैक्शन निकला 5/9, इससे काटोगे तो 3 और 3 इंटू 5 करोगे तो 15 बार, आंसर आ जाएगा सी, आंसर आ जाएगा यहाँ पर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर आइडेंटिफाई करने को बोला गया है। रॉट आयरन इज इम्प्योर आयरन विथ 4% कार्बन। रॉट आयरन इम्प्योर कार्बन नहीं है, रॉट आयरन प्योरेस्ट कार्बन होता है, प्योरेस्ट आयरन होता है, सॉरी प्योरेस्ट आयरन होता है, इम्प्योर नहीं होता है। तो रॉट आयरन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, तो ये इम्प्योर दिया गया है, तो ये गलत है। नेक्स्ट, ब्लिस्टर कॉपर हैज ब्लिस्टर्स अपीयरेंस ड्यू टू इवोल्यूशन ऑफ CO2। CO2 नहीं इवोल्व करता, यहाँ पर SO2 के इवोल्यूशन होता है, तो इसीलिए SO2 गैस के लिए ये ब्लिस्टर्ड अपीयरेंस लेता है, तो ये भी गलत है। नेक्स्ट, वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट बाय फॉर निकेल बाय वैन आर्केल मेथड। वेपर फेज रिफाइनिंग इज कैरिड आउट फॉर निकेल बाय वैन आर्केल नहीं, वैन आर्केल से निकेल नहीं होता, ये मॉन्ट प्रोसेस होता है, इसको मॉन्ट प्रोसेस बोला जाता है, तो इसीलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है, तो यही सही है। पिग आयरन कैन बी मोल्डेड इनटू अ वैरायटी ऑफ शेप। तो पिग आयरन में एक्चुअली क्या होता है, 4% कार्बन होता है, तो इसीलिए ये वैरायटी ऑफ शेप में मोल्ड किया जा सकता है, और इसीलिए ये 4 नंबर ऑप्शन जो है यही एकमात्र करेक्ट है, बाकी 1 2 3 जो है ये गलत हो गया। अब इंपॉर्टेंट जो चीज है, ये मेटलर्जी का क्वेश्चन था यहाँ। नेक्स्ट है 112, a tertiary butyl carbocation is more stable than secondary butyl carbocation because of which of the following। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन मतलब 3 डिग्री कार्बोकैटायन, कुछ इस तरीके का दिखता है ये, और हम लोग जानते हैं कि 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन, तो ये 3 डिग्री कार्बोकैटायन होता है टर्शियरी ब्यूटाइल। यहाँ ये क्यों ज्यादा स्टेबल है इससे, ये 2 डिग्री कार्बोकैटायन से क्यों ज्यादा यहाँ पर स्टेबल है, CH2 CH3, इससे क्यों ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री कार्बोकैटायन, कौन कौन सा इफेक्ट यहाँ पर लगता है। तो टर्शियरी कार्बोकैटायन जो होता है यहाँ पर, टर्शियरी जो कार्बोकैटायन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये टर्शियरी कार्बोकैटायन में ये ग्रुप एक्चुअली प्लस आई इफेक्ट देता है, तो प्लस आई इफेक्ट यहाँ पर देता है। तो प्लस आई इफेक्ट देने पर ये क्या होता है, कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी बढ़ जाता है, क्योंकि कोई भी एल्किल ग्रुप जो होता है वो इलेक्ट्रॉन को कार्बन की ओर ऐसे भेज देता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ऑलवेज प्लस आई इफेक्ट देता है, तो इसीलिए इसका स्टेबिलिटी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 2 डिग्री। पर यहाँ पर देखो माइनस आई इफेक्ट ऑफ CH3 ये तो नहीं होगा, प्लस आई दिया है, प्लस आर इफेक्ट ऑफ CH3 नहीं होगा, माइनस आर इफेक्ट ऑफ CH3, रेजोनेंस इफेक्ट बोला गया, तो यहाँ पर तो रेजोनेंस तो नहीं होता, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, हाइपर कॉन्जुगेशन आंसर हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पर ऐसे इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, तो यहाँ पर हाइपर कॉन्जुगेशन ही हो जाता है। यहाँ पर देखो जितना अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, अल्फा हाइड्रोजन जितना प्रेजेंट होगा, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इक्वल टू हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर, हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर देख ही सकते हो, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ये अल्फा है, जहां पर कार्बन के ऊपर चार्ज आया है प्लस, उसके जो एडजेसेंट जो कार्बन होगा वही सब अल्फा है, ये भी अल्फा है, ये भी अल्फा है और ये भी अल्फा है, जहां पर देख ही सकते हो यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 3, तो यहाँ पर 3 अल्फा, यहाँ पर 3 अल्फा और यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, तो इसीलिए 9 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेगा। और यहाँ पर कितना प्रेजेंट है, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2 और 3, मतलब यहाँ पर 5 हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। तो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर जितना ज्यादा होगा उतना स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, तो इसीलिए हाइपर कॉन्जुगेशन विल बी
द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैटायनिक डिटर्जेंट? सोडियम लोराइल सल्फेट, ये इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, CH3 CH2 होल 11 और यहाँ पर SO3 Na प्लस और SO3 माइनस होता है। तो ये एक्चुअली एनायनिक होता है, ये कैटायनिक नहीं होता। जहां पर भी SO3 ऐसा माइनस होता है तो ये एनायनिक डिटर्जेंट होता है। सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट जो होता है वो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, C17H35 और COONA, ये एक्चुअली सोप होता है। तो ये भी डिटर्जेंट नहीं होता, डिटर्जेंट अलग चीज होता है, तो ये भी आंसर में नहीं होगा। सिटाइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड और सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट, तो सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट कुछ, सॉरी ये वाला जो मैंने ड्रॉ कर दिया ना, ये एक्चुअली सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट है जो एनायनिक है, तो ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। सोडियम लोराइल सल्फेट जो होगा इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा। सोडियम लोराइल सल्फेट कुछ इस तरीके का होता है, सॉरी CH2 10CH2 OSO3 Na, तो ये भी एनायनिक डिटर्जेंट होता है। तो सोडियम लोराइल सल्फेट एनायनिक, सोडियम डोडेसाइल बेंजीन सल्फोनेट जो है वो, यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेना, मैंने बोल दिया 4 वाला स्ट्रक्चर ऊपर वाला है और 1 वाला जो स्ट्रक्चर ये नीचे वाला है, और सोडियम स्टीयरेट वो सोप है, वो नहीं है, तो आंसर हो जाएगा क्या C। तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, यहाँ पर NCERT में डायरेक्टली देखना, सरफेस केमिस्ट्री में डायरेक्टली बोला गया है कि कौन सा कैटायनिक और कौन सा एनायनिक प्रेजेंट है। CH2 होल 15 फिर N, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3, उसके साथ यहाँ पर प्लस और Br माइनस, ये एक्चुअली होता है सिटाइल मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, तो इसीलिए ये कैटायनिक डिटर्जेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर टोटल जो चार्ज होता है जो होता है ये पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर बोला गया एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ 2 ब्रोमोपेंटेन, तो 2 ब्रोमोपेंटेन जिसका एलिमिनेशन रिएक्शन करने पर क्या होता है। तो पेंट को हमने ड्रॉ कर लिया यहाँ पर, तो 2 ब्रोमो मतलब यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CHH, यहाँ पर H और यहाँ पर CH2H। इसको अगर एलिमिनेशन हम लोग करेंगे, अल्कोहलिक KOH यहाँ पर लगता है, देखे तो यहाँ पर 2 चांसेस है, जहां पर ब्रोमीन है उसके लेफ्ट तरफ भी हाइड्रोजन है, राइट तरफ भी हाइड्रोजन है। तो लेफ्ट तरफ 2 हाइड्रोजन है देख सकते हो, राइट तरफ 3 हाइड्रोजन है। तो सेटजेफ ने क्या बोला था, सेटजेफ या जेडसेफ रूल जो भी तुम बोल सकते हो, मैंने बहुत बार बोला है कि जहां पर कम हाइड्रोजन होगा वहां पर से जो प्रोडक्ट होगा वही मेजर प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ पर CH3 CH2 फिर CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये वाला जो कंपाउंड है ये मेजर प्रोडक्ट होता है। तो ये सेटजेफ का रूल भी फॉलो करता है। और यहाँ पर जो एक्चुअली ये जो जहाँ पर हेलोजन अटैच है ये अल्फा वाला कार्बन है, तो ये बीटा है, तो अल्फा बीटा एलिमिनेशन या इसको बीटा एलिमिनेशन भी तुम बोल सकते हो। और यहाँ पर हाइड्रोजन और हेलोजन निकल गया है, इसीलिए ये रिएक्शन को क्या बोला जाता है, डीहाइड्रो हेलोजिनेशन। डी मतलब एलिमिनेशन, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन मतलब हेलोजन, तो मतलब एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन। डिहाइड्रेशन रिएक्शन तो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी जगह पे पानी नहीं निकल रहा है। तो ये बीटा एलिमिनेशन है, ये अल्फा बीटा एलिमिनेशन है। जेडसेफ रूल या सेटजेफ रूल को फॉलो कर रहा है, सेम ही चीज है, और डिहाइड्रो हेलोजिनेशन भी हो रहा है। तो ABC तीनों ही करेक्ट ऑप्शन है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। और बहुत बार ये डिहाइड्रो हेलोजिनेशन सेटजेफ रूल मेरे चैनल पे इसके ऊपर सभी के ऊपर वीडियो तुम्हें मिल जाएगा। द मिक्सचर विच शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, तो हमने पढ़ा था एक जगह पे कि पॉजिटिव नेगेटिव 2 तरीके का डेविएशन होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। पहला जो चीज है यहाँ पर देखो, इथानॉल और एसीटोन। इथानॉल जो एसीटोन है ये नॉन आइडियल होता है, और नॉन आइडियल में ही पॉजिटिव या नेगेटिव डेविएशन शो करता है। नॉन आइडियल में ये एक्चुअली पॉजिटिव डेविएशन शो करता है। तो यहाँ पर समझ ही सकते हो कि ये अगर पॉजिटिव डेविएशन शो करता है तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी जो होता है यहाँ पर बेंजीन और टोलुइन जो होता है ये एक्चुअली आइडियल सॉल्यूशन तैयार करता है।
तो इसमें पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी डेविएशन नहीं होगा, ये राउल्स लॉ को ओबे करता है, नॉन आइडियल ओबे नहीं करता। एसीटोन और क्लोरोफॉर्म जो यहाँ पर होता है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एक्चुअली नॉन आइडियल होता है, नॉन आइडियल एक्चुअली होता है और ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है, तो ये तो हमें नहीं पूछा है। क्लोरो इथेन और ब्रोमो इथेन जो होता है ये भी आइडियल सोल्यूशन तैयार करता है। तो यहाँ पर दो आइडियल दिया गया है, दो नॉन आइडियल, उसके अंदर ये पॉजिटिव डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन हमें ये पूछा गया है। यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन का बहुत सारा एग्जाम्पल होता है बुक में, तो वो अच्छे से तुम्हें याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ ऑफ लाइगैंड। ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से ये ऑर्डर पूछा गया है और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से डायरेक्टली ऑर्डर पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर होता है और एनसीईआरटी में भी तुम्हें मिल जाएगा। तो ये ऑर्डर मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार यहाँ पर। I माइनस, उसके बाद होता है SCN माइनस, उसके बाद होता है Cl माइनस, उसके बाद होता है S2 माइनस, उसके बाद होता है F माइनस, उसके बाद OH माइनस, उसके बाद जो होता है C2O4 2 माइनस, उसके बाद होता है H2O, फिर NH3 और फिर Cn माइनस, और उसके बाद होता है CO। मतलब CO का स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, आयोडीन का बहुत कम होता है। तो यहाँ पर देख ही सकते हो कि पहला ऑप्शन ही करेक्ट है, SCN, F, C2O4 और Cn। तो SCN, फिर उसके बाद F, फिर C2O4 और फिर उसके बाद Cn। बाकी जो ऑप्शन है SCN के बाद F, उसके बाद Cn आगे चला गया है तो गलत हो गया, F आगे चला गया है तो यहाँ पर गलत हो गया, फिर Cn बहुत आगे चला गया है तो ये भी गलत हो गया। तो ये तीन गलत है और करेक्ट ऑप्शन 1 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक एमाइनो एसिड। तो देखो पहला जो चीज है यहाँ पर सेरीन। सेरीन का क्या स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है, सेरीन जो होता है एक्चुअली कुछ इस तरीके का दिखता है। मैं यहाँ पर ड्रॉ करूंगा H2N C, यहाँ पर H, यहाँ पर CH2OH और यहाँ पर COOH। तो ये एक्चुअली देखो यहाँ पर COOH और NH2 एक एक ही है, एक COOH है और एक ही NH2 है। मतलब COOH एसिडिक ग्रुप है और NH2 जो है वो बेसिक ग्रुप है। तो यहाँ पर एक एसिडिक और एक बेसिक, मतलब इसका नेचर क्या हुआ, न्यूट्रल। हमें ये ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा बेसिक होगा। तो बेसिक का मतलब क्या है, बेसिक का मतलब है NH2 ग्रुप ज्यादा किस में रहेगा, एसिडिक होगा तो COOH ज्यादा होगा। एलानिन, एलानिन में क्या होगा स्ट्रक्चर, H2N CH, यहाँ पर CH3 और फिर COOH। तो ये भी देख सकते हो एक COOH और एक NH2, तो ये भी न्यूट्रल हमारा हो जाएगा। फिर टाइरोसिन, टाइरोसिन का स्ट्रक्चर क्या होगा, टाइरोसिन कुछ इस तरीके का दिखता है, H2N CH, यहाँ पर COOH, फिर CH2, सॉरी ये OH, ये टाइरोसिन है। यहाँ पर भी देख सकते हो COOH और NH2 एक एक ही प्रेजेंट है, तो ये ऑलवेज ये भी न्यूट्रल हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, लाइसिन। ये बायोमोलिक्यूल का क्वेश्चन होगा, लाइसिन। लाइसिन का स्ट्रक्चर एक बार मैं कर देता हूँ, खुद ही देख लेना कि क्यों ये होगा। बेसिक COOH, यहाँ पर कुछ होता है कुछ इस तरीके का, CH2 NH2। तो देखो ये NH2 और ये NH2, दो NH2 और एक COOH, मतलब बेसिक ग्रुप ज्यादा है, क्योंकि NH2 ग्रुप जो होता है वो बेसिक होता है। तो आंसर 4 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। ये लाइसिन, आर्जिनिन, ये सब बेसिक एमाइनो एसिड होता है। एसिडिक का बात करूं तो एस्पार्टिक एसिड, या तुम उसको बोल सकते हो एस्पार्टिक एसिड भी बोल सकते हो, ग्लूटामिक एसिड भी बोल सकते हो, ये सब एसिडिक होता है। Next question 118. HCl was passed through a solution of CaCl2, MgCl2 and NaCl. Which of the following compound crystallize? तो यहाँ पर HCl को सॉल्यूशन ऑफ किस में पास कराया गया है, CaCl2 से पास कराया गया है, MgCl2 से पास कराया गया है और NaCl से पास कराया। तो यहाँ पर क्या होगा, कौन सा क्रिस्टलाइज होगा ये बोलना पड़ेगा यहाँ पर। तो देखो MgCl2 और CaCl2 ये क्रिस्टलाइज नहीं होता, सिर्फ NaCl ही क्रिस्टलाइज होता है। तो ओनली NaCl एक्चुअली आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी तुम HCl को पास कराओगे देखा गया है कि NaCl में ही प्योर क्रिस्टल्स तैयार होता है। और CaCl2 और MgCl2 एक्चुअली क्यों क्रिस्टल नहीं तैयार करता, क्योंकि ये मोर सॉल्युबल इन HCl है।
ये मोर सॉल्युबल, इसका रीजन अगर बोलूँ तो, और ये लेस सॉल्युबल होता है HCl में। तो जो लेस सॉल्युबल होता है वही क्रिस्टल फॉर्म में तैयार करता है, क्रिस्टल सेपरेट होता है, और ये मोर सॉल्युबल है इसलिए पूरा डिसॉल्व कर जाता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल पॉलीमर। नेचुरल पॉलीमर को क्या बोला जाता है? cis1,4 पॉलीआइसोप्रीन। इसका स्ट्रक्चर नहीं जानोगे तब भी चला जाएगा, बाकी सब जो होता है ये आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है। नेचुरल पॉलीमर को पॉलीआइसोप्रीन या आइसोप्रीन यूनिट भी बोल सकते हो, उसका मोनोमर का नाम यही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे यहाँ पर चले आते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो कार्बन का इनकम्प्लीट कंबशन से फॉर्म होता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जो करेक्ट नहीं है, कौन सा वो बोलना होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 में क्या दिया गया है? इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। हाँ, ये ठीक है, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करता है तब जाके ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ही बनाता है, और वो क्या करता है? ऑक्सीजन का जो बाइंडिंग एफिनिटी है वो एक्चुअली रिड्यूस कर देता है, इसीलिए ये टॉक्सिक होता है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है ये एक्चुअली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन तैयार करता है। CO2 जो होता है वो एक्चुअली हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करके कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। कार्बामिनो HB मतलब कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाता है। बहुत सारे लोग ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ही तैयार करता है। 2 नंबर ये भी सही है, इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो एफिनिटी होता है हीमोग्लोबिन के रिस्पेक्ट पे वो बहुत ज़्यादा होता है, तो ये ऑक्सीजन का बाइंडिंग एफिनिटी बहुत रिड्यूस कर देता है। यहाँ 3 नंबर यहाँ पर क्या बोला गया है? द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बाउंड टू CO इज लेस स्टेबल देन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेस स्टेबल है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और 4 नंबर है इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। तो इनकम्प्लीट कंबशन से फॉर्म होता है, ये भी सही है। तो गलत क्या हो गया? ये 3 नंबर एक्चुअली गलत हो गया, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन जब बाइंड करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है वो बहुत स्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये एक्चुअली मोर स्टेबल होता है देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो इसीलिए ये फॉर्मेशन बहुत फैसिलिटेट करता है। तो इसीलिए क्या होता है यहाँ पर लेस स्टेबल बोला गया है, तो ये स्टेटमेंट एक्चुअली गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस। ये NCERT से एकदम डायरेक्ट पूछा गया है और ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है। ये एक्चुअली किसका है? बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन यहाँ पर है। और सुक्रोज को हाइड्रोलिसिस जब भी तुम करोगे ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज ही देगा। तो यहाँ पर कुछ डिटेल में जानने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इतना जान लोगे कि कौन सा हाइड्रोलिसिस करने पर क्या मिलता है तो ये भी चल जाएगा। तो ये अल्फा डी ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बीटा डी फ्रुक्टोज एक्चुअली देगा। तो देखो सुक्रोज जो बनता है वो तो एक्चुअली ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से ही बनता है, तो हर एक ऑप्शन में ग्लूकोज और फ्रुक्टोज तो कॉमन है, पर बी नंबर ऑप्शन जो है ग्लूकोज ग्लूकोज है, तो ये तो ऑलवेज कैंसिल हो जाएगा, फिर फ्रुक्टोज फ्रुक्टोज है कैंसिल हो जाएगा। अब 1 और 2 में बचता है क्या? बीटा डी ग्लूकोज अल्फा डी फ्रुक्टोज, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज। तो इसमें से 3 नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रुक्टोज ये दोनों ही फॉर्म बहुत यहाँ पर प्रीडोमिनेंट होता है एनवायरनमेंट में। और यहाँ पर जो अल्फा और बीटा दिया गया है वो एक्चुअली एनोमेरिक कार्बन को या एनोमेरिज्म को इंडिकेट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 122, द फॉलोइंग मेटल आयन एक्टिवेट्स मेनी एंजाइम। यहाँ पर से कुछ कोई मेटल आयन ऐसा है जो एक्टिवेट करता है बहुत सारा एंजाइम को। पार्टिसिपेट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस ATP एंड विथ Na इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व सिग्नल। कौन सा है? आयरन, कॉपर, कैल्शियम और पोटेशियम। देखो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होता है हमारे सेल के लिए वो होता है सोडियम और एक होता है पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम जो होता है वो सेल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आयन होता है। तो यहाँ पर सोडियम तो ऑप्शन में नहीं है, तो पोटेशियम ही आंसर होगा। क्यों? क्योंकि पोटेशियम ऐसा एक आयन है जो एक्चुअली को फैक्टर के रूप में काम करता है और बहुत सारा एंजाइम को एक्टिवेट करता है। ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज में भी पार्टिसिपेट करता है, जो ग्लाइकोलाइसिस होता है उसमें भी ये पार्टिसिपेट करता है, बहुत सारा एंजाइम लगता है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है एंजाइम को एक्टिवेट करने के लिए और कोफैक्टर के रूप में। और ATP प्रोडक्शन करता है, और सोडियम के साथ ये नर्व ट्रांसमिशन भी करता है, नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम ही ऐसा 2 एलिमेंट है जो आयनिक फॉर्म में जब रहेगा वो सेल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर एलिमेंट है। और ये अगर कम हो जाए तो सोडियम पोटेशियम अगर डिफिशियंट हो जाए तो सेल जो होगा, सेल का जो एक्शन पोटेंशियल है वो एक्चुअली पूरा
खत्म हो जाता है। तो इसीलिए ये ऑप्शन में पोटेशियम करेक्ट होगा, क्योंकि आयरन, कॉपर और कैल्शियम, इसमें से कैल्शियम सेल के लिए इंपॉर्टेंट है पर सेल का कॉन्ट्रैक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम कभी भी नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन में नहीं हेल्प करता। कॉपर और आयरन भी कुछ एंजाइम को एक्टिवेट करता है, बहुत सारा एंजाइम को एक्टिवेट नहीं करता। तो ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री से पूछा गया है। तो हमें ये निकालना पड़ेगा। 1 ग्राम ऑफ सिल्वर दिया गया है जिसका एटॉमिक मास दिया गया है 108। तो एक एक करके हमें ये निकालना पड़ेगा। अब यहां पर एक सिंपली फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू एवोगाड्रो नंबर Na डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास इनटू एटॉमिसिटी। ये इसका फॉर्मूला होता है, एटॉमिसिटी। तो देखो नंबर ऑफ एटम्स, एक नंबर जो केस दिया गया है 1 ग्राम ऑफ Ag, एटॉमिक मास इतना दिया गया है। तो इसका क्या होगा, एवोगाड्रो नंबर डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास 108 इंटू एटॉमिसिटी जो है 1। तो मतलब ये सिंपली क्या निकलेगा, Na/108, ये इसका आंसर आएगा। 2 नंबर हमारा पास क्या है, 2 नंबर है 1 ग्राम मैग्नीशियम, एटॉमिक मास है 24। तो एवोगाड्रो नंबर Na डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास जो है 24। एवोगाड्रो नंबर को कोई चेंज नहीं करता है, Mg का मोनो एटॉमिक ही है तो एटॉमिसिटी 1 होगा, तो Na/24। अब कंपेयर करके देख ही सकते हो, जिसका डिनोमिनेटर इतना ज्यादा होगा, क्योंकि ऊपर वाला तो न्यूमरेटर सेम ही है, तो डिनोमिनेटर इतना ज्यादा हो जाएगा तो वैल्यू कम आएगा। तो ऊपर वाला 1 नंबर में तो वैल्यू कम है नीचे वाला से। 3 नंबर में क्या है, 3 नंबर में देखो 1 ग्राम O2 दिया है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। तो इसमें क्या होगा, Na बाई एवोगाड्रो नंबर ऑक्सीजन का एक ऑक्सीजन का 16 होता है। ये एटॉमिक मास भी बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर वेट भी बोल सकते हो। यहाँ पर मॉलिक्यूल दिया गया है तो 16 इंटू 16 मतलब 16 प्लस 16 मतलब 32 इंटू एटॉमिसिटी क्या है 2। तो इसको अगर काट दोगे तो ये एक्चुअली क्या आ जाएगा, Na/16 आ जाएगा। तो ये उससे भी ज्यादा वैल्यू आएगा। 4 नंबर जो यहाँ पर दिया गया है Na डिवाइडेड बाई Li दिया गया है, Li का एटॉमिक मास है 7 इंटू एटॉमिसिटी 1 ही है तो Na/7 दिया है। तो देखो ये 4 फ्रैक्शन में से सबसे ज्यादा डिनोमिनेटर का वैल्यू ये है, तो इसका वैल्यू सबसे कम आएगा, क्योंकि जितना डिनोमिनेटर ज्यादा होगा उतना टोटल वैल्यू में कम आएगा। और सबसे कम जो डिनोमिनेटर है ये एक्चुअली सबसे कम वैल्यू है, तो इसका वैल्यू एक्चुअली रेशियो का सबसे ज्यादा आएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा, सबसे ज्यादा एटम किसके पास है, 4 नंबर में। 1 ग्राम ऑफ लिथियम में ही एक्चुअली सबसे ज्यादा चीज है, एटम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ये क्लास 10 में का बेसिक क्वेश्चन है, ये भी आया था एक्चुअली 2020 में, बहुत इजी क्वेश्चन आया था एज कंपेयर टू अदर ईयर्स। तो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स को निकालना पड़ेगा। Lu मतलब लुटेशियम 175 71 रेस्पेक्टिवली आर। तो देखो अगर कोई तुम्हारे पास एलिमेंट है जिसके नीचे ऐसे Z और ऊपर A लिखा है, तो Z का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर, और ये एटॉमिक नंबर क्या डिनोट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, मतलब P और E। और ये ऊपर वाला जो चीज है ये है मास नंबर। ये एक्चुअली क्या इंडिकेट करता है, ये एक्चुअली इंडिकेट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, उसके साथ प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ n मतलब न्यूट्रॉन। तो सिंपल एक चीज है, मास नंबर A इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को Z लिख सकते हैं क्योंकि वो एटॉमिक नंबर है, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये हमारा फॉर्मूला निकल जाएगा कि मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। हमें यहाँ पर पूछा है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन कितना है, तो नीचे जो मास नंबर है यही तो एक्चुअली प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर है। तो प्रोटॉन भी 71 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन भी 71 आ जाएगा। तो न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, मास नंबर गिवन है 175 इक्वल टू एटॉमिक नंबर 71 प्लस n, तो n इक्वल टू 175 माइनस 71 दैट इज 104। तो यहाँ पर 71 71 104 ऑप्शन 3 में है, तो ऑप्शन 3 जो होगा इज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर अरेंजमेंट थोड़ा
गलत दिया है, 71 प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन 104 और 71, तो 71 104 71 मतलब ऑप्शन 1। तो ये देख के आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर देखो अरेंजमेंट मेरा भी गलत हो गया, यहाँ पर अरेंजमेंट जो है यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, क्योंकि पहले प्रोटॉन का, फिर न्यूट्रॉन का और फिर इलेक्ट्रॉन का नंबर यहाँ पर पूछा गया। तो 71 प्रोटॉन का है, इलेक्ट्रॉन का भी 71 है और बीच में न्यूट्रॉन है 104। तो ऐसे करके इजीली न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को तुम निकाल सकते हो इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन द फॉलोइंग रिएक्शन CH4 प्लस 4Cl2 CCl4 4HCl। तो कार्बन में कितना यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर का चेंज हुआ है। तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालोगे, CH4 जो होगा, इसमें कार्बन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है ये हम लोग X मान लेते हैं। तो X प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन का +1 करके है, तो +1 इंटू 4 है, इक्वल टू टोटल का कोई चार्ज नहीं है इसलिए 0। ऐसे करोगे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे ही निकलता है। तो X इक्वल टू -4 आया है, मतलब ये C का -4 यहाँ पर होगा। तो देखो एक जगह पे ही -4 का आंसर है, सिर्फ 3 में, तो 3 ही करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर भी मैं यहाँ पर बोल देता हूँ कि CCl4 तैयार हुआ है CH4 से CCl4, तो CCl4 में एक्चुअली क्या होता है, CCl4 में ये C वाला पोर्शन को तुम मान लो X, तो X माइनस यहाँ पर प्लस, एक्चुअली Cl जो होता है -1 करके होता है, तो -1 इंटू 4 इक्वल टू 0 होता है, तो X इक्वल टू +4 आएगा, तो -4 टू +4 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पर इनकरेक्ट DF ब्लॉक से क्वेश्चन दिया गया, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। पहला क्वेश्चन है क्रोमियम 2+D4 इज स्ट्रॉन्गर रिड्यूसिंग एजेंट देन Fe2+D6 इन वाटर। तो ये एकदम सही आंसर है, क्योंकि क्रोमियम जो है Cr2+D4, जिसका मतलब D में जो 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बचता है, वो एक्चुअली रिड्यूसिंग एजेंट बहुत अच्छा होता है। नेक्स्ट 2 नंबर, द ट्रांजिशन मेटल्स, ये सब NCERT में ही लिखा गया है, एकदम उसका लाइन को यहाँ पर देख के यहाँ पर आंसर कर दिया गया है। The transition metals and their compounds are known for their catalytic activity due to their ability to adopt multiple oxidation state। क्योंकि कॉम्प्लेक्स तैयार करता है और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है, तो इसीलिए उसका कैटालाइटिक प्रॉपर्टी होता है, ये भी सही होता है। 3 नंबर, interstitial compounds are those that formed when small atoms like HCN are trapped inside the crystal lattice of metal, ये भी सही होता है। 4 नंबर ऑप्शन एक्चुअली इनकरेक्ट है, क्यों, क्योंकि द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO4, अगर 3 ऑप्शन तुम्हें मालूम भी नहीं होगा कि वो सही है या नहीं, 4 को अगर तुम सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालोगे तो सिंपली यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिंपली तुम देख ही सकते हो कि ये सही है या गलत है। और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना तो बहुत आसान है। CrO4 2-, इसका ऑक्सीडेशन क्रोमियम का क्या निकलेगा, क्रोमियम X है, ऑक्सीजन को -2 करके, तो 4 है, इसलिए 4 इंटू -2 इक्वल टू नेट चार्ज क्या है -2, तो X इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा +6। सिमिलरली Cr2O7 2-, Cr2 है तो इसीलिए 2x प्लस ऑक्सीजन 7 है तो 7 इंटू -2 इक्वल टू चार्ज में -2 है, तो ये भी देखो तुम्हारा सेम ही आ रहा है +6। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स जो है दोनों का ही सेम है। तो यहाँ पर बोला गया ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ क्रोमियम इन CrO4 2- एंड Cr2O7 2- आर नॉट सेम, तो ये तो सेम है, यहाँ पर नॉट सेम बोला गया, तो यही एक्चुअली इनकरेक्ट है। तो ऊपर वाला 3 अगर ऑप्शन देख के तुम घबरा भी जाओ, पर नीचे वाला सिंपल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो सिंपल मालूम चल जाएगा कि वही इनकरेक्ट यहाँ पर होगा, तो बाकी करेक्ट ही होना चाहिए। नेक्स्ट 127, फॉर द रिएक्शन 2Cl एरो देके यहाँ पर द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पर क्या हुआ है, डेल H और डेल S का क्या एक्चुअली चेंज हो रहा है। देखो यहाँ पर गैस ही है, गैस से गैस ही बन रहा है। अगर गैस से गैस ही ऐसा बने, मतलब एंट्रोपी का यहाँ पर अगर सेम ही चीज है, मतलब यहाँ पर स्टेट जो है फिजिकली ये सेम है, पर यहाँ पर देखो ये एटॉमिक फॉर्म में है, एटॉमिक से ये मॉलिक्यूल में जा रहा है। ऐसे अगर एटॉमिक से मॉलिक्यूलर फॉर्म में जाए, मतलब मॉलिक्यूल में जाए, तो उसका एंट्रोपी जो होता है वो ऑलवेज डिक्रीज करता है। अब एंट्रोपी जो होता है डिक्रीज कब करता है, एटम से मॉलिक्यूल में जब जाए, जब मॉलिक्यूल से एटम में आएगा एंट्रोपी इंक्रीज करेगा। तो एंट्रोपी जो होगा डेल एस वो लेस देन 0 कहां पर दिया गया है, 2 ऑप्शन में, तो ये दोनों ऑप्शन तो गलत हो गया। अब यहाँ पर हमें ये मालूम चलना चाहिए कि डेल एच का क्या होगा। एटम से जब मॉलिक्यूल बनाएगा उसका डेल एच जो होता है ऑलवेज नेगेटिव होता है, मतलब ये एक्सोथर्मिक होता है।
ये क्या होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। और जब मॉलिक्यूल से एटम बनाएगा तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है। तो ये एटम से मॉलिक्यूल बना रहा है तो एक्सोथर्मिक, तो मतलब ऊपर वाला ये तो ग्रेटर देन 0 है मतलब एंडोथर्मिक, ये लेस देन 0 है तो एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, मेजरिंग जीटा पोटेंशियल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग विच प्रॉपर्टी ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। तो ये एक्चुअली स्टेबिलिटी और कोलोइडल पार्टिकल्स को इंडिकेट करता है। एक्चुअली जो जीटा पोटेंशियल होता है वो स्टेबिलिटी ऑफ कोलोइडल पार्टिकल एक्चुअली इंडिकेट करता है, क्योंकि जो जीटा पोटेंशियल होता है वो एक्चुअली क्या होता है, बैलेंस, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, बैलेंस बिटवीन द रिपल्सिव, क्यों ये इंडिकेट कर रहा है, बैलेंस बिटवीन द रिपल्सिव interactions between the charges of electrical double layer and attractive van der Waals फोर्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। तो ये सिंपली क्या है एक्चुअली, क्यों स्टेबिलिटी ऑफ द कोलोइडल पार्टिकल को एक्चुअली इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि ये जीटा पोटेंशियल जो होता है वो एक्चुअली बैलेंस को मेजर करता है, बैलेंस बिटवीन द रिपल्सिव इंटरेक्शन, मतलब कोई एक मॉलिक्यूल उसमें जो एटम्स प्रेजेंट है उसके अंदर कितना रिपल्शन हो रहा है इलेक्ट्रिक चार्ज के अंदर और उसमें कितना अट्रैक्शन हो रहा है, तो ये बैलेंस को ये मेजर कर रहा है। तो अगर रिपल्शन ज्यादा हो जाए और अट्रैक्शन कम हो जाए तो मॉलिक्यूल अनस्टेबल हो जाएगा, और अगर उल्टा केस हो तो मॉलिक्यूल स्टेबल हो जाएगा। तो इसीलिए ये एक्चुअली जीटा पोटेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है कोई भी कोलोइडल सॉल्यूशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिया। यूरिया यहाँ पर क्या बोला गया है, यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ए, मतलब यूरिया के साथ वाटर देने पर NH2CO NH2, ये यूरिया का सिंबल है यूरिया, इसके साथ वाटर देने पर H2O देने पर कुछ A तैयार होगा। फिर क्या बोला गया है, विच विल डिकम्पोज टू फॉर्म B, मतलब यहाँ पर वाटर देने पर जो तैयार होगा उसके बाद ये A जो है वो डिकम्पोज कर जाएगा और फॉर्म करके क्या हो जाएगा, B तैयार करेगा। B व्हेन पास्ड थ्रू कॉपर 2+ डीप ब्लू कलर सॉल्यूशन C इज फॉर्म, मतलब यहाँ पर से जब तुम कॉपर 2+ दे दोगे यहाँ पर डीप ब्लू कलरेशन हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, डीप ब्लू कलरेशन के बाद यहाँ पर पूछा गया व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ C। तो यहाँ पर देख लो एक बार, यूरिया के साथ तुम जब वाटर को रिएक्ट कराओगे NH2CO NH2 H2O के साथ जब रिएक्ट करता है ये एक्चुअली कुछ इस तरीके का चीज बनाता है, NH2 NH4 CO3, मतलब एमोनियम कार्बोनेट। और ये एमोनियम कार्बोनेट जब तुम डिकम्पोज करोगे एक्चुअली ये A होगा, इसके बाद तुम जब इसको ये खुद से डिकम्पोज कर जाता है और यहाँ पर 2NH3 तैयार करता है, ये एक्चुअली B होगा, प्लस H2O CO2 ये निकल जाता है H2O और CO2। तो यहाँ पर ये B है एमोनिया, तो A क्या है एमोनियम कार्बोनेट, B क्या है NH3, और NH3 के साथ तुम अगर कॉपर दोगे तो 4NH3, उसके साथ जब तुम कॉपर 2+ को देगे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स बना देगा CuNH3 होल 4, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2+, तो मतलब ये इसका ही डीप ब्लू कलरेशन एक्चुअली आता है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 हो जाएगा ये करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर मैच दिया गया है CO + H2, इसको क्या बोला जाता है, टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर B2H6 और H2O2। तो देखो यहाँ पर CO और H2 जो होता है उसको एक्चुअली क्या बोला जाता है, सिंथेसिस गैस या सिन गैस। टेम्पोररी हार्डनेस ऑफ वाटर जो यहाँ पर होता है वो एक्चुअली मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट और कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मतलब बाइकार्बोनेट सॉल्ट से आता है। B2H6 जो होता है उसका क्या होता है, B2H6 जो होता है उसका इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट डाइहाइब्रिड होता है, और H2O2 एक्चुअली नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है, क्योंकि H2O2 का कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, तो ये एक प्लेन में नहीं रहता, तो ये एक्चुअली नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। तो ऑप्शन A जो होगा वो एक्चुअली करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। A के साथ 3, B के साथ 1,
सी के साथ 2 और डी के साथ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर फिर एक मैच दिया गया है, CO, BaO, Al2O3 और Cl2O7। देखो पीरियोडिक टेबल में जितना तुम लेफ्ट से जितना तुम राइट की ओर जाओगे, पीरियोडिक टेबल का क्वेश्चन है, उतना क्या होगा, फ्रॉम बेसिक टू एसिडिक ऑक्साइड में तुम मूव करोगे। मतलब जो ऑक्साइड होगा राइट साइड में उसका कैरेक्टर एसिडिक होगा, उसको पानी देने पर एसिड निकल जाएगा और यहाँ पर बेस तैयार होगा जितना लेफ्ट में जाओगे, और बीच में जो होगा वो न्यूट्रल एक्चुअली रहता है। तो यहाँ पर कार्बन है, बेरियम है, एल्यूमिनियम है और क्लोरीन है। तो यहाँ पर जो होगा कार्बन मोनोऑक्साइड, एक्चुअली कार्बन क्या होता है, बीच में होता है। तो अगर इसको हम लोग अरेंज करें, बेरियम जो होता है वो लेफ्ट में होता है, बेरियम जो होता है लेफ्ट में नीचे की ओर होता है, तो ये 100% बेसिक में जाएगा। कार्बन जो होता है वो बीच में होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल होता है। एल्यूमिनियम जो होता है, एल्यूमिनियम एक्चुअली क्या होता है, Al2O3, वो 9-10 से तुम जान रहे हो कि बहुत छोटे के साइन से जान रहे हो कि वो एम्फोटेरिक होता है। Al2O3 और ZnO एक्चुअली एम्फोटेरिक होता है, मतलब इसमें एसिड और बेस दोनों का ही कैरेक्टर रहता है। तो Cl2O7 राइट मोस्ट है, तो ये एसिडिक जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है 2 नंबर। ए के साथ देखो 2 चला गया, बी के साथ 1 चला गया, सी के साथ 4 चला गया और डी के साथ जो है वो एक्चुअली 3 चला गया। तो 3 यहाँ पर 2 जो होगा वो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। रेट कांस्टेंट मतलब के दिया गया है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए 4.606 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। टाइम रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 2 ग्राम ऑफ द रिएक्टेंट टू 0.2 ग्राम। एक फॉर्मूला होता है K इक्वल टू फर्स्ट ऑर्डर का, जानते ही होगे केमिकल काइनेटिक्स में, 2.303/T log A बाई A माइनस एक्स। A मतलब इनिशियल कंसेंट्रेशन जो 2 ग्राम दिया गया है और A माइनस एक्स मतलब फाइनल कंसेंट्रेशन जो 0.2 ग्राम दिया गया है। तो K का वैल्यू यहाँ पर बिठा दो 4.606 इंटू 10⁻³ इक्वल टू 2.303/T। टाइम को हमें निकालना पड़ेगा log 2/0.2। तो इसको अगर कैलकुलेट करोगे, पॉइंट को हटा दोगे तो ऊपर 10 आ जाएगा, 2 कट दोगे तो यहाँ पर log 10 मतलब ये वाला पोर्शन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो T इक्वल टू सिंपली हो जाएगा 2.303 बाई 4.606 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर ये इतना सेकेंड आ जाएगा। तो ये एक्चुअली ऊपर में जाएगा तो 10⁻³ हो जाएगा। तो आंसर आ जाएगा क्या, 500 सेकेंड। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 500 सेकेंड, क्योंकि ये अगर इसको उठा दोगे और ये अगर इसको उठा दोगे तो तुम इससे इसको काट सकते हो 2, तो 1/2 इंटू 10⁻³ हो जाएगा, मतलब 0.5 इंटू 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पर 500 सेकेंड या 500 सेकेंड आंसर आ जाएगा। सिंपल कैलकुलेशन था, कुछ डिफिकल्ट यहाँ पर नहीं था। अच्छा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर देख लेते हैं क्या दिया गया है। 133 an alkene on ozonolysis gives methanol as one of the product। ओजोनोलिसिस का एंटायर वीडियो और ओजोनोलिसिस का शॉर्ट ट्रिक अगर तुम्हें नहीं आता है तो चैनल में जाके देख सकते हो, बहुत आसान हो जाएगा तुम्हारे लिए ओजोनोलिसिस। तो यहाँ पर एक ओजोनोलिसिस किया गया है, कोई भी ये 4 कंपाउंड में से कुछ भी ओजोनोलिसिस ये चारों का ही किया गया है। तो जिसमें से कौन सा कंपाउंड ने क्या दिया है, एक मिथानॉल दिया है एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, इट्स स्ट्रक्चर इज मिथानॉल दिया है। मिथानॉल मतलब क्या, HCHO फॉर्मेल्डिहाइड। तो मैंने ओजोनोलिसिस का यहाँ पर मैं कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ओजोनोलिसिस का डिटेल वीडियो और उसका शॉर्ट ट्रिक मेरे चैनल पे है, 2 पार्ट में मैंने बनाया था, तो जाके तुम देख सकते हो या चेकआउट कर सकते हो। तो जहां पर भी यहाँ पर देखो, ये अगर डबल बॉन्ड में से तुम तोड़ोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक तुम्हें CHO, मैंने बोला था कि डबल बॉन्ड के बीच में से ऐसे काट देना और जो बचा है उसके अंदर ऑक्सीजन दे देना, तो CHO बचेगा और यहाँ पर CH3, फिर यहाँ पर CH है उसके साथ ऑक्सीजन लगा दो CH3CHO। तो ये तो मिथानॉल नहीं प्रोडक्शन कर रहा है। यहाँ पर तो ये यहाँ पर ओजोनोलिसिस होगा तो यहाँ पर तो रिंग खुल जाएगा, तो यहाँ पर मिथानॉल प्रोडक्शन का कोई मामला ही नहीं है। 3 नंबर में देखो CH2 है, यहाँ पर से अगर काटोगे यहाँ पर से क्या आ जाएगा, CH2O आ जाएगा, जो एक्चुअली मिथानॉल प्रोडक्शन कर रहा है, मतलब HCHO, जिसको तुम लिख सकते हो। तो आंसर 3 हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर भी 4 में नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर से कटेगा और रिंग जो है वो खुल जाएगा, तो यहाँ पर मिथानॉल प्रोडक्शन नहीं होगा। तो ओजोनोलिसिस का सिंपल ट्रिक है,
जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर काट के दोनों को सेपरेट करके ऑक्सीजन दे दो। अगर समझ में नहीं आया तो जाके ओजोनोलिसिस का वीडियो चेक कर सकते हो, तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा ओजोनोलिसिस। 134 Which of the following alkane cannot be made in good yield by Wurtz reaction? कौन सा एल्केन जो है ये नहीं किया जा सकता? देखो वर्ज रिएक्शन एक्चुअली होता क्या है, कोई भी एल्किल हैलाइड RX, उसके साथ तुमने दे दिया 2 Na, उसके साथ तुमने दे दिया उल्टा करके वही सेम एल्किल हैलाइड, तो यहाँ पर ड्राई ईथर देने पर यहाँ पर क्या हो जाता है, ये वाला पोर्शन निकल जाता है। तो यहाँ पर एक्चुअली RR तैयार होता है। मतलब सपोज तुम्हारे पास ये में CH3 है इसमें और इसमें भी सेम ही CH3 है, सेम अगर नहीं होगा तो रिएक्शन नहीं होता है। तो दो जुड़ के एक्चुअली यहाँ पर CH3 बना देगा और X के जगह पर सपोज तुमने Cl और Cl ऐसे कुछ ले लिया प्लस यहाँ पर 2Na निकाल दिया, तो यहाँ पर 2NaCl एक्चुअली निकल जाएगा। ऐसा कुछ तरीके का होता है वर्ज रिएक्शन या वर्ज रिएक्शन, ऐसा कुछ तरीके का होता है। तो यहाँ पर मतलब हम लोग समझ ही सकते हैं कि हम लोग जब ऑड नंबर ऑफ कार्बन लेंगे तो वो जुड़ के ऑलवेज इवन नंबर ऑफ कार्बन तैयार करेगा, यही होता है वर्ज रिएक्शन। अगर तुम ऐसा कुछ करोगे, यहाँ पर 1 कार्बन यहाँ पर 2 कार्बन ले लिया, तो वो 1 और 2 जुड़ के 3 ये नहीं आता है, मतलब ऑड कार्बन नंबर में नहीं आता है। ऑड कार्बन जहां पर तैयार होता है वो एक्चुअली वर्ज या वर्ज से नहीं होता है। तो हेक्सेन में कार्बन 6 है तो ये तो इवन है, तो ये हो जाएगा क्योंकि 3 लोगे तो चल जाएगा। 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, ब्यूटेन में भी 4 है तो ये भी चल जाएगा, ऑड है मतलब इवन है, सॉरी। यहाँ पर एन हेप्टेन, देखो एन हेप्टेन में क्या है, हेप्ट मतलब कार्बन 7 है, तो 7 कार्बन, ये तो ऑड हो गया, तो ऑड तो प्रोडक्शन नहीं होता, तो इसलिए ये हो जाएगा जो एल्केन एक्चुअली प्रिपेयर नहीं कर सकते। और ये तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन मतलब फिर से C4, तो 2 और 2 4 हो जाएगा। तो तुम्हें सिर्फ यही याद रखना पड़ेगा कि वर्ज में ऑलवेज जो होता है, वर्ज रिएक्शन में क्या होता है, ऑलवेज इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम ही प्रोडक्शन होता है, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्शन नहीं होगा। अगर तुम हेप्टेन को प्रोड्यूस करने जाओगे तो एक 4 और एक 3 लेना पड़ेगा, और एक 4 और एक 3 जुड़ के एक्चुअली अलग अलग कार्बन ऐसे लोगे, एक इवन और एक ऑड, तो ऐसे करके ऑड नंबर ऑफ कार्बन आ जाएगा जो वर्ज रिएक्शन में नहीं होता, और यही उसका लिमिटेशन होता है क्योंकि वहां पर मिक्सचर चला आता है। तो इसीलिए क्या होता है, यहाँ पर इन हेप्टेन ऑड नंबर ऑफ कार्बन शो कर रहा है, तो यही वर्ज रिएक्शन जो है ये नहीं करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लास्ट वाला क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछा गया है, एनिसोल ऑन क्लीवेज विथ HI, एनिसोल के साथ, एनिसोल क्या है, एरोमेटिक ईथर है, ये एक्चुअली एनिसोल है, मिथॉक्सीबेंजीन। एनिसोल के साथ जब तुम HI को देके क्लीव करोगे तो कौन सा चीज प्रोडक्शन होगा, यहाँ पर जो CH3 है वो एक्चुअली I के साथ निकल जाता है, तो CH3I बना दोगे, और ये जो H है ये O के साथ यहाँ पर ऐड हो जाएगा। तो सिंपल जो तैयार होगा, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, एक्चुअली OH और CH3I तैयार होगा। ये SN2 मैकेनिज्म के थ्रू जाता है, जहां पर I- जो होता है वो न्यूक्लियोफाइल के रूप में काम में आता है। तो यहाँ पर जो तैयार होगा फेनॉल और CH3I, मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन है A, यही करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो टोटल 2020 में नीट यूजी में टोटल जो यहाँ पर 45 क्वेश्चंस था, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।